नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नर्सिंग क्लास में। आज हम MPNHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पेपर है ये बहुत ही अच्छा पेपर आया था। स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शब्द का अर्थ है, ऑप्शन 1 है वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, ऑप्शन 2 है लो प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन 3 है इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट और ऑप्शन 4 है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। तो बताइए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स क्या होता है। इसका मतलब होता है प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना, लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या हो गया, लो प्लेटलेट काउंट। ल्यूकोसाइटोपेनिया मतलब WBC काउंट कम हो जाना। इरिथ्रोसाइटोपेनिया मीन्स RBC कम हो जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लो प्लेटलेट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ फ्लैम सेल इज। फ्लैम सेल का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन 1 है एक्सक्रीशन, ऑप्शन 2 है डाइजेशन, ऑप्शन 3 है रेस्पिरेशन, ऑप्शन 4 है रिप्रोडक्शन। तो बताइए फ्लैम सेल का फंक्शन कौन सा होता है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन या फिर रिप्रोडक्शन। तो फ्लैम सेल का जो फंक्शन होता है वह होता है एक्सक्रीशन। क्या होता है, एक्सक्रीशन। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। निम्न में से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ऑप्शन 1 है ल्यूकेमिया, ऑप्शन 2 है एनीमिया, ऑप्शन 3 है हीमोफीलिया, ऑप्शन 4 है ल्यूकोपेनिया। तो बताइए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया या ल्यूकोपेनिया। तो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है वह होता है ऑप्शन नंबर 3, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, और ऑप्शन 1 जो है ल्यूकेमिया, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं ल्यूकेमिया को। और जो एनीमिया है उसको RBC जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और ल्यूकोपेनिया क्या होता है, इसमें WBC काउंट कम हो जाता है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा हो गया, हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, saliva contain an enzyme that act upon which of the following nutrient। सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है, वह कौन से न्यूट्रिएंट पे एक्ट करता है। ठीक है, लार में जो एंजाइम होता है वह कौन से पोषक तत्व का कार्य करता है। ऑप्शन 1 है प्रोटीन, ऑप्शन 2 है फैट, ऑप्शन 3 है स्टार्च, ऑप्शन 4 है मिनरल्स। तो सलाइवा में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वह कौन से न्यूट्रिएंट पर काम करता है, प्रोटीन पर, फैट पे, स्टार्च या फिर मिनरल्स पर। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा, स्टार्च पर। ठीक है, एंजाइम होता है लार में अपने, है ना, वो कहाँ काम करता है, स्टार्च पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द। जो ड्रग एब्जॉर्प्शन का रेट होता है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। ऑप्शन 1 है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन 2 है स्टमक, ऑप्शन 3 है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन 4 है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन का जो सबसे ज़्यादा रेट होता है वह होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन। निम्न में से कौन सी हड्डी कॉलर बोन कहलाती है। ऑप्शन 1 है एसिटेबुलम, ऑप्शन 2 है पेल्विक, ऑप्शन 3 है स्केपुला,
ऑप्शन 4 है क्लेविकल। तो बताइए कौन सी बोन को कॉलर बोन कहा जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज कॉल्ड कॉलर बोन? तो इसको बोलते हैं कौन सी? क्लेविकल। कौन सी बोन होती है? वो होती है क्लेविकल बोन। ठीक है, क्लेविकल बोन को बोलते हैं कॉलर बोन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन 1 है पेंक्रियाज, ऑप्शन 2 है पिट्यूटरी, ऑप्शन 3 है थायराइड और ऑप्शन 4 है एड्रिनल। बताइए किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? सब जानते इसके बारे में। किसको बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स? ठीक है, निम्न में से कौन है जो कि हवा को फेफड़ों तक जाने की अनुमति देता है? ऑप्शन 1 है अओर्टा, ऑप्शन 2 है इसोफेगस, ऑप्शन 3 है हार्ट और ऑप्शन 4 है ट्रैकिया। तो बताइए ऐसे कौन सा ऑर्गन है जो कि एयर को लंग्स तक पहुंचने के लिए एक पास बनाता है? अओर्टा, इसोफेगस, हार्ट या फिर ट्रैकिया? तो इसका सब जानते हैं राइट आंसर कौन सा होगा? ट्रैकिया होगा। ठीक है ना, ट्रैकिया के थ्रू ही जो एयर होती है वो कहाँ तक पहुँचती है? लंग्स तक पहुँचती है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स ऑडिटरी कैनाल फ्रॉम मिडिल ईयर इज? ठीक है, मिडिल ईयर और ऑडिटरी कैनाल को सेपरेट कौन करता है? कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर को सेपरेट करती है? ऑप्शन 1 है स्टेचियन ट्यूब, ऑप्शन 2 है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन 3 है लेब्रिंथ, ऑप्शन 4 है पिन्ना। बताइए कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर, आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करती है? तो क्या पूछा है? मेम्ब्रेन कौन सी है? वो है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जो कि ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर को आपस में अलग करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय? जनसंख्या की चक्र में उच्च स्थिर अवस्था की विशेषता निम्न है। हाई डेमोग्राफिक साइकिल इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय? ऑप्शन 1 है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ऑप्शन 2 है द डेथ रेट being to decline while the birth rate remaining unchanged, option 3 है death rate decline still further and the birth rate trend fall, option 4 है low birth and low death rate। तो हाई स्टेशनरी स्टेज का मतलब होता है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। ठीक है, कौन सा होगा? हाई स्टेशनरी मीन्स होता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, जो मदर की मृत्यु दर है वो किस तरीके से व्यक्त करेंगे? ऑप्शन 1 है पर 1000, ऑप्शन 2 है पर 10,000, ऑप्शन 3 है पर 1 लाख और ऑप्शन 4 है पर 10 लाख। ठीक है, जो है पर 1000, 10,000, 1 लाख जो है वह होते हैं लाइव बर्थ पर। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं 1 लाख लाइव बर्थ पर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं 1 लाख लाइव बर्थ पर। 1 लाख बच्चों ने जन्म दिया है, उसमें कितनी माँ की डेथ हुई है, कितनी मदर की डेथ हुई है, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हाई बर्थ रेट इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट। भारत में उच्च जन्म दर निम्नलिखित सभी कारणों की वजह से है सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है अर्ली प्यूबर्टी, ऑप्शन 2 है यूनिवर्सली ऑफ मैरिज, ऑप्शन 3 है अर्ली मैरिज, ऑप्शन 4 है हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। तो बताइए किसको छोड़कर सभी उच्च जन्म दर की कारक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। इंडिया में लिटरेसी रेट हाई नहीं होने के कारण हाई बर्थ रेट है, ठीक है। अर्ली प्यूबर्टी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज और अर्ली मैरिज, ये सब कारण किसके हैं, हाई बर्थ रेट के कारण हैं। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी के कारण हाई बर्थ रेट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड इंडिकेटर्स दैट मेजर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जनसंख्या के आंकड़ों में संकेतक शामिल हैं जो निम्नलिखित सभी को मापते हैं सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से इंडिकेटर माने जाते हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है पॉपुलेशन साइज, ऑप्शन 2 है सेक्स रेशो, ऑप्शन 3 है डिपेंडेंसी रेशो, ऑप्शन 4 है मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी मीन्स बीमारी की दर। तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में कौन सा नहीं माना जाता, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मॉर्बिडिटी। क्या नहीं नापेंगे, मॉर्बिडिटी को, ठीक है। पॉपुलेशन साइज उस पर डिपेंड करती है, सेक्स रेशो एंड डिपेंडेंसी रेट, ये सब पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक में इंक्लूड होते हैं, लेकिन मॉर्बिडिटी नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इन अ ईयर टू मैरिड वुमन in the age 15 to 45 year is called। ऑप्शन 1 है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ऑप्शन 2 है नेट रिप्रोडक्शन रेट, ऑप्शन 3 है प्रेगनेंसी रेट, ऑप्शन 4 है मैरिज रेट। तो बताइए ठीक है क्या होगा इसका सही आंसर। नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज और उस साल में हुई शादी की संख्या, ठीक है। शादी की संख्या और प्रेगनेंसीज में रेशो को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी रेट। क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी रेट। एक साल में जितनी शादी हुई हैं और जितनी प्रेगनेंसी हुई हैं उन सब का रेशो निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिसीज और एन इन्फेक्शियस एजेंट विद इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। बताइए एक पर्टिकुलर दिए गए जियोग्राफिकल एरिया में डिसीज़ का रहना क्या कहलाता है, पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या फिर स्पोरेडिक। तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में डिसीज़ का फैलना उसको कहते हैं एपिडेमिक। क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और पूरे दुनिया में फैलने का बोलते हैं, बहुत बड़े एक जियोग्राफिकल एरिया में जब फैलता है इन्फेक्शन तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर दिए गए जियोग्राफिकल एरिया में फैलता है तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पास और इज डिसेमिनेटेड टू द होस्ट इज कॉल्ड। वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है उसे निम्न कहा जाता है। ऑप्शन 1 है रिजर्वायर, ऑप्शन 2 है सोर्स, ऑप्शन 3 है कैरियर, ऑप्शन 4 है लेटेंट इन्फेक्शन। तो बताइए इन्फेक्शन, बताइए ऐसे पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट जिससे इन्फेक्शियस एजेंट पास होकर
आगे गुजरता है उसको क्या कहा जाता है? वह कहलाता है सोर्स। कहलाता है सोर्स। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे उसको? सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू लाइव वैक्सीन्स आर रिक्वायर्ड इज शुड बी गिवन। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में भी आया था और फिर से रिपीट किया गया। तो ये इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चन हो गए, कम्युनिटी के क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन टू लाइव वैक्सीन आर रिक्वायर्ड इट शुड बी गिवन। ऑप्शन 1 है सिमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट। ऑप्शन 2 है simultaneously in the same site। ऑप्शन 3 है both together as IV और ऑप्शन 4 है all of these। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? जब एक साथ 2 लाइव वैक्सीन को दिया जाता है, ऐसे हो गया मान लीजिए कि 9 मंथ पे हो गया, 2 वैक्सीन देना है तो, है ना, तो क्या करते हैं उसको, क्या करेंगे, डिफरेंट साइट पे देंगे, एक ही समय पे देंगे, ठीक है। ऐसे 9 मंथ पे हैं तो एक को दे देंगे राइट आर्म पे तो दूसरे को देंगे लेफ्ट आर्म पे, ठीक है ना, लेफ्ट हाथ पे और राइट हाथ पे दे देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सिमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड in one body are transferred to another to induce protection against disease it is called। जब एक शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाई गई हों और उस एंटीबॉडीज़ को दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र की गई हों एक डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन 1 है एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन 2 है पैसिव, ऑप्शन 3 है हाइड या फिर ऑप्शन 4 है सेलुलर इम्यूनिटी। तो जब एंटीबॉडीज़ एक शरीर में बनाई गई हों और उन एंटीबॉडीज़ को किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र की गई हों तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिजिटोमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। एपिजिटोमी जो होता है, एपिजिटोमी क्या होता है बताइए? इसमें क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं एपिजिटोमी, ठीक है। इसमें कब लगाते हैं ये? ऑप्शन 1 है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन 2 है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन 3 है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फिर ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ दीज। बताइए एपिजिटोमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। एपिजिटोमी कब की जाती है? फर्स्ट स्टेज लेबर की या सेकंड में या थर्ड में? तो उसको किया जाता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, सेकंड स्टेज में। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में एपिजिटोमी की जाती है ताकि जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है वो इजीली हो जाए और वल्वा का टेयरिंग ना हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वुमन हु नेवर गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, ठीक है, एक महिला है जिसने कभी भी बच्चे को जन्म दिया है, वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन 1 है नल्ली पैरा, ऑप्शन 2 है नल्ली ग्रेविडा, ऑप्शन 3 है प्राइमी ग्रेविडा और ऑप्शन 4 है पार्टुरेंट, ठीक है। बताइए एक मदर है जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ए वुमन हु नेवर गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड, तो इसको बोलते हैं क्या? नल्ली पैरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे पर जो पिगमेंटेशन बढ़ जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है लीनिया नायग्रा, ऑप्शन 2 है स्ट्रिया ग्रेविडा,
ऑप्शन 3 है क्लोज़मा, ऑप्शन 4 है कैपुट मेडुसा। तो बताइए कौन सा साइन होगा जो प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन करता है फिश पे। तो इसका राइट आंसर होता है कौन सा, क्लोज़मा साइन। क्या होगा, क्लोज़मा साइन। ऑप्शन नंबर 3 क्लोज़मा साइन होता है जो कि फेस के पिगमेंटेशन कराता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिन सीरस फ्लूइड सीक्रेटेड फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो डिलीवरी के 24 से 48 घंटे के दौरान जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन 1 है फोर मिल्क, ऑप्शन 2 है हिंड मिल्क, ऑप्शन 3 है कोलेस्ट्रम, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए क्या बोलेंगे। डिलीवरी के स्टार्टिंग में दिनों में 1 से 2 दिन तक जो मिल्क निकलता है उसको क्या बोलते हैं, वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। ठीक है, क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रम। ऑप्शन नंबर 3। फोर मिल्क और हिंड मिल्क क्या होता है। फोर मिल्क जो होता है, जो बच्चा जब दूध पीता है, बच्चा जब दूध पीता है तो स्टार्टिंग में जो मिल्क निकलता है शुरू में, है ना, उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं फोर मिल्क। और बाद में जो दूध होता है उसको बोलते हैं हिंड मिल्क। तो शुरू के 24 से 48 घंटे में जो दूध निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइडेड अंडर RCH phase 1 इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। RCH phase 1 के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन है अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन 2 है प्रोविज़न ऑफ मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप बाय ANM और मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन 3 है प्रोविज़न ऑफ सेफ हॉस्पिटल और होम डिलीवरी, ऑप्शन 4 है प्रोविज़न ऑफ 3 पोस्ट नेटल चेकअप्स। तो बताइए एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइडेड अंडर RCH phase 1 के कौन सा एक ऑप्शन नहीं आता है। बताइए कौन सा पॉइंट सही नहीं है इसका। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोविजन ऑफ मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप, या प्रोविजन ऑफ सेफ हॉस्पिटल या होम डिलीवरी, प्रोविजन ऑफ 3 पोस्ट नेटल चेकअप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप बाय ANM और मेडिकल ऑफिसर, यह इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर ऑल आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर ऑल आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कंगारू मदर केयर देखभाल के लाभ निम्नलिखित में से हैं सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 है इम्प्रूव्स मदर बेबी बॉन्ड, ऑप्शन 2 है इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन मदर, ऑप्शन 3 है इंक्रीज इन्फेक्शन इन बेबी, ऑप्शन 4 है कीप बेबी वार्म। बताइए कंगारू मदर केयर के कौन से एक बेनिफिट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, इंक्रीज इन्फेक्शन इन बेबी, ऑप्शन नंबर 3। कंगारू मदर केयर से बेबी को इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मदर से बेबी को कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। कंगारू मदर केयर जो होती है वह मदर और बेबी के बीच में एक बॉन्ड बनाती है ना, और एक मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती है, और बेबी जो होता है बेबी को वार्म रखती है। ठीक है ना, उसको गर्मी प्रदान करती है, लेकिन जो इन्फेक्शन नहीं होता है बेबी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या पूछा, एक्सेप्ट, ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, एक्सेप्ट मीन्स एक को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट वुमेन शुड विजिट द एंटीनेटल क्लिनिक ट्वाइस ए मंथ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। बताइए, एक प्रेग्नेंट लेडीज़ है, वह किस मंथ में महीने में 2 बार विजिट करेगी? 6 मंथ में, 7 मंथ में, 8 मंथ में या फिर 9 मंथ में? बताइए, एंटीनेटल विजिट के लिए ट्वाइस मंथ में 2 बार विजिट करेगी, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, 8 मंथ में। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, 8 मंथ। ठीक है, 8 मंथ में वह महीने में 2 बार एंटीनेटल विजिट के लिए विजिट करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या पूछा है? एक्सेप्ट। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव और ऑफ एंटीनेटल केयर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो किसको छोड़कर सभी एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑप्शन 1 है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ मदर, टू प्रिवेंट एडolescent प्रेगनेंसी, to reduce infant and maternal mortality, to attend under 5 accompanying the mother। बताइए, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो एंटीनेटल केयर के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एडल्सेंट प्रेगनेंसी के जो होती है, मतलब किशोर अवस्था में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्ट नहीं हैं। ठीक है, वह एंटीनेटल केयर जो होती है उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं मदर की हेल्थ को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना, उसके इन्फेंट और मोर्टेलिटी रेट को रोकना, कम करना, और अटेंड अंडर 5 अकम्पनिंग ऑफ मदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रिवेंट एडल्सेंट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन फंडस इज पाल्पेबल एट। 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में यूट्रस का फंडस होता है वह पाल्पेबल होता है। कहाँ पर पाल्पेबल होता है? ठीक है, कहाँ पर महसूस होगा? ऑप्शन 1 है एब्डोमेन, ऑप्शन 2 है लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस, ऑप्शन 3 है जस्ट बिलो जिफोस्ट्रम, और ऑप्शन 4 है एट द लेवल ऑफ जिफोस्ट्रम। बताइए, 20 वीक प्रेगनेंसी में जो यूट्राइन फंडस होता है वह कहाँ पर फील होता है? एब्डोमेन पे, लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस पे, और जिफोस्ट्रम के नीचे, जिफोस्ट्रम के एट लेवल पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 20 वीक में कहाँ फील होता है? 20 वीक में फील होता है लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस। ठीक है, और जस्ट बिलो जिफॉइड स्टर्नम पर होता है 40 वीक में, और जिफॉइड लिवर पर होता है 36 वीक पे। तो राइट आंसर होगा इसका कौन सा होगा? लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा।